वो एक सर्द और कोहरे से भरी रात थी। लखनपुर गांव का इलाका पूरी तरह से सुनसान पड़ा था। हल्की सर्द हवाएं चल रही थीं। लखनपुर गांव से सटे रेलवे स्टेशन पर लखनऊ से चलकर आने वाली आखिरी ट्रेन आकर रुकी, जिसमें से सोमनाथ उतरा। ठंड की वजह से स्टेशन भी वीरान पड़ा था। सोमनाथ ने इधर उधर देखते हुए खुद से ही कहा, बाप रे, पूरे स्टेशन पर सन्नाटा फैला है। देखता हूं बाहर कोई सवारी गाड़ी मिल जाए जो मुझे गांव तक छोड़ दे। इतना कहते हुए सोमनाथ ने अपना सामान उठाया और बाहर की ओर निकला। बाहर कोई भी सवारी गाड़ी नहीं थी, इसलिए वो पैदल ही चल पड़ा। नए कपड़े, कपड़ों पर इत्र और हाथों में मिठाई का डब्बा लिए सोमनाथ अपनी मस्ती में गांव की तरफ जा रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी के पायलों की आवाज सुनाई दी। सोमनाथ चौंक पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इसे अपना वहम मानकर सोमनाथ दोबारा आगे बढ़ा, मगर कुछ और कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ पायल बजने के साथ साथ किसी औरत के हंसने की भी आवाज आ रही थी। सोमनाथ फिर पलटा और अंधेरे में देखने की कोशिश करता हुआ बोला, कौन कौन मेरे साथ कौन चल रहा है? जो भी हो, सामने आओ। गौर से देखने पर सोमनाथ को ऐसा लगा जैसे उससे कुछ ही दूरी पर कोई साए जैसी आकृति खड़ी हो। उसने फौरन ही अपने फोन की टॉर्च ऑन करते हुए उधर रोशनी की। तब तक वो साया सोमनाथ के बेहद करीब आ चुका था। कौन है? उसने देखा एक जवान औरत लाल साड़ी पहने उसके ठीक सामने खड़ी थी, जो देखने में बला की खूबसूरत थी। शरीर पर भरे गहने, 16 श्रृंगार, खुले बाल। वो सोमनाथ को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके इत्र की खुशबू में खोया हुआ सोमनाथ पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसने अपने आप को संभालते हुए उससे पूछा, आप कौन हैं? और इस सुनसान इलाके में इतनी रात गए क्या कर रही हैं? मेरा नाम मोहिनी है। मैं यहीं पास के गांव में रहती हूँ। इस इलाके में मेरी जमीन है। बाबूजी अपनी सेहत के चलते इतनी रात को यहाँ नहीं आ पाते, इसीलिए मैं आ जाती हूँ। इतना बोलते हुए वो औरत सोमनाथ के और करीब आ गई। सोमनाथ जरा पीछे होकर बोला, मगर आपको अकेले यहाँ डर नहीं लगता? डर? किस बात का? ये मेरा गांव है। मैं तो यहाँ इसी वक्त रोज आती हूँ। आप रोज आती हैं? हाँ जी, मैं रोज इसी वक्त आती हूँ। आप चाहो तो रोज इसी वक्त मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हो। उसकी बला की खूबसूरती में सोमनाथ खोता जा रहा था, मगर उसने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए, अभी तो मुझे अपने घर जाना है, मगर मैं वादा करता हूँ कल इसी वक्त आपसे मिलने जरूर आऊंगा। इतना बोलकर सोमनाथ वहां से चला गया। वो औरत उसे अब भी घूर रही थी, जिसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल चमक रही थी। सोमनाथ अपने घर पहुंचा। उसकी बीवी रूपा उसे देखकर बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही उसने सोमनाथ के शरीर को हाथ लगाया, वो चौंकते हुए बोली, ये क्या जी, आपको तो तेज बुखार है। अरे कुछ नहीं, बस सफर की थकान की वजह से थोड़ी हरारत होगी। घबराओ नहीं, कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सोमनाथ और उसकी बीवी को कोई अंदाजा नहीं था कि जिसे वो मामूली बुखार समझ रहे थे,
वो असल में गहरे सम्मोहन का असर था। अगली सुबह सोमनाथ उठकर सभी से मिला जुला, अपना पूरा गांव घूमा, मगर जब भी वो अकेले में बैठता तो वो मोहिनी के बारे में सोचता रहता। उसका चेहरा सोमनाथ भूल नहीं पा रहा था। उसे रात का इंतजार था। सोमनाथ ने किसी तरह दिन गुजारा। रात के वक्त सोमनाथ एक बरगद के पेड़ के नीचे मोहिनी से मिला। वो उससे बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। दोनों बरगद के पेड़ के नीचे काफी देर तक बैठकर बातें करते रहे। फिर मोहिनी ने सोमनाथ को अपने गले से लगा लिया। सोमनाथ उसके आगोश में आते ही बिल्कुल खो सा गया। मोहिनी उसे एक नशे जैसी महसूस हो रही थी। रात ने अपना चौथा पहर बिता दिया था। भोर होने वाली थी। उधर सोमनाथ की बीवी रात भर से काफी परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोमनाथ कहाँ था। इधर सोमनाथ ने अपनी आंखें खोली। वो उस बरगद के पेड़ के चबूतरे पर अकेला लेटा था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई, मगर वहां मोहिनी कहीं भी नहीं थी। फिर वो उठकर अपने घर की ओर चला। उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। भोर होते होते सोमनाथ अपने घर पहुंच चुका था। उसने देखा उसकी बीवी काफी परेशान थी, मगर जब उसने उससे पूछा कि आखिर वो रात भर कहाँ था, तो सोमनाथ ने बहाना बनाते हुए कहा, अब वो रात काफी हो जाने के कारण मैं अपने एक दोस्त के घर रुक गया था। उसकी बीवी अभी भी परेशान थी, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उसकी बीवी की नजर सोमनाथ के गर्दन पर गई, जहां किसी चीज के चुभने के गहरे निशान थे। धीरे धीरे इस घटना को लगभग 10 दिन गुजर गए। सोमनाथ रोज रात घर से बाहर चला जाता था और भोर होते वापस आता था, जिसे लेकर उसकी बीवी से रोज झगड़ा होता था। सोमनाथ काफी कमजोर, बीमार और चिड़चिड़ा हो चुका था। एक रात सोमनाथ मोहिनी के साथ रात के वक्त उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। वो काफी कमजोर लग रहा था। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, मोहिनी, मेरी बीवी को शक हो चुका है। वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ शहर चलो। हम वहां साथ रहेंगे। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सोमनाथ, क्योंकि आज के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। इतना बोलते हुए उसने सोमनाथ को अपने गले लगाया। उसका चेहरा काफी डरावना नजर आ रहा था। उसने अपने नुकीले दांत सोमनाथ की गर्दन में चुभा दिए और उसका खून चूसने लगी। आज 11वां दिन था। मोहिनी उसके जिस्म पर कब्जा करने वाली थी। मोहिनी अपने पंजे धंसाकर उसका कलेजा बाहर निकालने की कोशिश करने लगी कि तभी उसे तेज झटका लगा और वो हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। सोमनाथ होश में आते हुए दर्द से बुरी तरह कराह उठा और इस बार जब उसने मोहिनी को देखा तो उसके होश उड़ गए। मोहिनी एक खौफनाक डायन में बदल चुकी थी। मोहिनी दोबारा उठकर सोमनाथ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी कि तभी उसके सामने सोमनाथ की पत्नी रूपा आ गई, जिसने अपने हाथ में एक रुद्राक्ष की माला ले रखी थी और कोई मंत्र जाप कर रही थी। मंत्र जाप सुनते ही मोहिनी जोर जोर से कांपने लगी। हटा दे इसे मेरे सामने से। मोहिनी गुस्से में रूपा पर अपने तेज पंजों से कई सारे वार करती जा रही थी, मगर रूपा ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया।
और आखिर में रूपा ने मंत्र पढ़ते हुए उस पर किसी तरह का भभूत फेंका। जोर से चीखती हुई मोहिनी काली राख में तब्दील हो गई। सोमनाथ ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए पूछा, मैं कहां हूं? सोमनाथ होश में आ चुका था और अपने आप को पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। उसके ठीक सामने उसकी बीवी रूपा बैठी हुई थी। अचानक सोमनाथ को सब याद आने लगा। वो डर से कांपते हुए बोला, रूपा, मोहिनी, वो एक डायन है, वो मुझे मार देगी। रूपा ने सोमनाथ को शांत किया, फिर कहा, वो एक सम्मोहिनी डायन थी जो अक्सर मर्दों को अपना शिकार बनाती है। इसका ठिकाना अक्सर बरगद या फिर इसी तरह के पेड़ों पर होता है। जो भी मर्द इनके सम्मोहन में फंस जाता है, ये उनके खून का एक एक बूंद पी जाती हैं और अंत में उनके शरीर पर हावी हो जाती हैं। ऐसी आत्माएं रात के वक्त इत्र या फिर मिठाई जैसी मोहक चीजों से आकर्षित होती हैं। उस रात को आपके साथ भी यही हुआ था। मगर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने तुम्हारी गर्दन पर उसके दांतों के निशान देखे थे। फिर एक रात मैंने तुम्हारा पीछा किया और मैंने तुम्हें उस बरगद वाले पेड़ के नीचे एक काली परछाई से लिपटा हुआ देखा। मैं काफी डर गई थी। मैंने इसका हल मंदिर वाले बाबा से पूछा, तो फिर उन्होंने मुझे पूरे 10 दिन का जाप करने के लिए कहा और उस डायन से मुक्त कराने का रास्ता बताया, और फिर मैंने वही किया। सोमनाथ अभी भी सदमे में था, जिससे उबरने में उसे कुछ वक्त लगा। अब उसने रात में सफर और किसी अनजान पर भरोसा न करने की कसम खा ली थी। मगर उत्तर भारत के जंगलों और बागों में मौजूद किसी बरगद या फिर पीपल के पेड़ पर बैठी सम्मोहिनी आज भी अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।